वेलकम टू स्टडी आर्ट 11। आज हम पढ़ेंगे नहीं, जिएंगे। जब पवित्र रिश्ता लालच में बदल जाए तो शुरू होता है कानून का सबसे खतरनाक वार। So are you ready? So are you ready? आज का हमारा टॉपिक है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 या जिसे हम डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी कहते हैं। तो पेन और पेपर लेकर तैयार हो जाइए क्योंकि हम सीधे एग्जाम में आने वाले पॉइंट्स पर बात करेंगे। जी, और एक एक स्लाइड को हम जीरो से हीरो लेवल तक समझने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। इस एक्ट का परिचय, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो ये 2 तारीखें हैं जो मुझे लगता है सीधे एग्जाम में पूछी जाती हैं। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। पहली है राष्ट्रपति की स्वीकृति, प्रेसिडेंट्स असेंट, जो इस कानून को मिली 20 मई 1961 को। और दूसरी है लागू होने की तिथि जो है 1 जुलाई 1961। हाँ, और इन दोनों में से भी जो लागू होने की तारीख है 1 जुलाई वो ज्यादा जरूरी है। एग्जाम में ये ज्यादा पूछी जाती है। इसको याद रखने की कोई ट्रिक है क्योंकि तारीखें अक्सर भूल जाती हैं। बिल्कुल है। देखिए, 1 जुलाई को जीएसटी डे भी होता है, तो बस ऐसे याद रख सकते हैं कि 1 जुलाई मतलब जीएसटी डे और डाउरी एक्ट डे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, अब कभी नहीं भूलेगा। अब कुछ और जरूरी फैक्ट्स देखते हैं इसी पेज पर। इस अधिनियम में कुल धाराएं मतलब टोटल सेक्शंस हैं 10। और अध्याय कितने हैं? अध्याय यानी चैप्टर्स इसमें एक भी नहीं है, 0 चैप्टर्स। ये एक बहुत अनोखी बात है, इसे याद रखना चाहिए। अच्छा, और क्या इस तरह का कानून बनाने वाला कोई पहला राज्य भी था? जी, केंद्र के कानून से करीब बिहार ने 1950 में अपना कानून बना लिया था, और दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश 1958 में। और एक और जरूरी बात, 2019 के बाद से तो ये कानून जम्मू और कश्मीर समेत पूरे भारत में लागू है। जी हाँ, तो एक छोटा सा सवाल, सोचिए इस एक्ट को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? अभी आपने बताया 20 मई 1961। बिल्कुल सही। चलिए अगले पेज पर। चलिए अब आते हैं पेज नंबर 3 पे। पेज 3 पर है सेक्शन 2, दहेज की परिभाषा, डेफिनेशन। तो कानून की नजर में दहेज आखिर है क्या? देखिए, कानून के हिसाब से शादी के संबंध में एक पक्ष से दूसरे पक्ष को, चाहे वो प्रत्यक्ष यानी डायरेक्टली हो या अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली, दी गई कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति दहेज कहलाती है। मतलब शादी के लिए कोई भी कीमती चीज या प्रॉपर्टी लेना या देना, वो सब दहेज है। जी, पर यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम पॉइंट है जहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। वो क्या है? वो ये कि मुस्लिम विधि में जो मेहर होती है वो दहेज नहीं है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद है। अच्छा, मेहर दहेज नहीं है। और तोहफों का क्या, जो अपनी मर्जी से दिए जाते हैं? हाँ, वो भी। अगर शादी में स्वेच्छा से मतलब वॉलंटरीली कोई उपहार दिया गया है जिसकी कोई मांग नहीं की गई हो, तो वो भी दहेज की श्रेणी में नहीं आता। इसका एक उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए लड़की के पिता अपनी बेटी को खुशी से एक कार गिफ्ट करते हैं, कोई मांग नहीं हुई थी, तो वो एक उपहार है। और अगर लड़के वालों ने शर्त रखी होती कि कार मिलेगी तभी शादी होगी, तो वही कार दहेज बन जाती है। सारा खेल मांग का है। समझ गई। तो मेरा सवाल, क्या मेहर को दहेज माना जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए पेज नंबर 4 पर इसी अंतर को और अच्छे से समझते हैं। हाँ, पेज 4, गिफ्ट वर्सेस डाउरी, मतलब कोई चीज दहेज कब मानी जाएगी। स्लाइड पर 2 कॉलम है, एक उपहार का, एक दहेज का। जी, उपहार यानी गिफ्ट हमेशा स्वेच्छा से, वॉलंटरी होता है। इसमें किसी भी तरह की मांग, नो डिमांड नहीं होती। और दहेज की पहचान ही है मांग यानी डिमांड। ये किसी मजबूरी या शर्त के तहत दिया जाता है। बिल्कुल। और इसी पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस लॉ है, हरविंदर सिंह बनाम गुरशरण कौर 1989। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इस केस में कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट ने साफ कहा था, प्रत्येक मांग दहेज है। ईच डिमांड इज डाउरी, मतलब मांग ही दहेज को जन्म देती है। अगर डिमांड है तो वो दहेज है, बात खत्म। तो दहेज और उपहार में सबसे बड़ा अंतर क्या है? एक शब्द में, मांग, डिमांड। बिल्कुल सही। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण धाराओं में से एक पर, पेज नंबर 5। पेज 5 सेक्शन 3, दहेज लेना या देना, गिविंग और टेकिंग। ये धारा तो सीधे सीधे दहेज लेने और देने को अपराध बनाती है। जी, इसमें 3 बातें अपराध हैं, दहेज देना, गिविंग, दहेज लेना, टेकिंग, और इसमें सहयोग करना, अबेटिंग। 1 मिनट, यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या देने वाला भी अपराधी है? हाँ,
इस कानून के हिसाब से हाँ, दोनों पक्ष दोषी माने जाते हैं। हालांकि व्यवहार में देने वाले को पीड़ित माना जाता है, पर कानूनन दोनों अपराधी हैं। अच्छा, तो इसकी सजा क्या है? ये तो एग्जाम पॉइंट है। बहुत जरूरी है। सजा है न्यूनतम 5 वर्ष की जेल, मिनिमम 5 इयर्स जेल, और जुर्माना? और 15,000 रुपए का जुर्माना, या फिर दहेज का जो भी मूल्य हो, दोनों में से जो भी ज्यादा हो। मतलब अगर 1 लाख का दहेज दिया हाँ, तो जुर्माना 15,000 नहीं 1 लाख होगा। एग्जैक्टली, जो भी ज्यादा हो। तो अगर कोई दहेज लेने देने में बिचौलिए का काम करे हाँ तो क्या वो भी अपराधी होगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो सहयोग कर रहा है, अबिटमेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं पेज नंबर 6। पेज 6, सेक्शन 4, दहेज की मांग। पेनल्टी फॉर डिमांडिंग ये धारा तो और भी सख्त लगती है ही। ये कहती है कि सिर्फ दहेज की मांग करना भी एक अपराध है। भले ही आपको दहेज मिला हो या न मिला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये मांग कोई भी कर सकता है, माता पिता, रिश्तेदार, कोई भी माता पिता, रिश्तेदार या कोई भी अभिभावक। यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ये होगा कि धारा 3 और 4 की सजा में क्या अंतर है। बिल्कुल, ये बहुत पूछा जाता है। धारा 4 यानी सिर्फ मांगने की सजा कम है। कितनी है? इसमें 6 महीने से 2 वर्ष तक की जेल हो सकती है और 10,000 रुपए का जुर्माना। तो लेना देना ज्यादा गंभीर अपराध है, 5 साल की सजा, और सिर्फ मांगना उसमें 2 साल तक की सजा। सही। एक सवाल है, अगर शादी से पहले फोन पर दहेज की लिस्ट भेजी जाए तो किस धारा के तहत केस बनेगा? सोचिए, सिर्फ लिस्ट भेजी है, लेन देन नहीं हुआ, तो ये धारा 4 के तहत आएगा। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 7 पर। ये एक बहुत ही रोचक सेक्शन है। हाँ, पेज 7, सेक्शन 4A, विज्ञापन पर रोक, बैन ऑन एड्स। ये क्या है? मतलब शादी के विज्ञापनों पर भी रोक है। हाँ, अगर उन विज्ञापनों में किसी तरह का लालच दिया गया हो। नियम साफ है, आप शादी के बदले अपनी संपत्ति या पैसे का कोई भी हिस्सा ऑफर नहीं कर सकते। जैसे अखबार में विज्ञापन देना कि मेरी अंधी देती से जो शादी करेगा उसे मैं अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा दूंगा। ये एक अपराध है। अच्छा, इसकी भी सजा है? जी हाँ, और इसकी सजा है 6 महीने से 5 वर्ष तक की जेल और 15,000 रुपए का जुर्माना। तो अगर कोई अपनी बेटी की शादी के लिए विज्ञापन में लिखे कि लड़के को बिजनेस सेट करने में आर्थिक मदद की जाएगी? नहीं, ये भी धारा 4A का उल्लंघन होगा। ये अप्रत्यक्ष रूप से एक लालच है। समझ गई। अब देखते हैं पेज नंबर 8। पेज 8, सेक्शन 5 और 6, करार और संपत्ति के बारे में। सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 कहता है कि दहेज लेने देने का कोई भी समझौता या एग्रीमेंट शून्य है, वॉइड है। मतलब कानून की नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप उसे कोर्ट में लागू नहीं करवा सकते। और सेक्शन 6, ये तो बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। बहुत ज्यादा। ये बताता है कि अगर दहेज ले भी लिया गया है तो वो संपत्ति आखिर जाएगी किसके पास? किसके पास? नियम है कि दहेज का सामान 3 महीने के अंदर पत्नी को हस्तांतरित करना होगा, ट्रांसफर करना होगा। वो संपत्ति पत्नी की होती है। और अगर भगवान न करे महिला की मृत्यु हो जाए तो वो संपत्ति पहले उसके बच्चों को मिलेगी, और अगर बच्चे नहीं हैं तो उसके माता पिता को मिलेगी, पति या ससुराल वालों को नहीं। तो सेक्शन 6 की 3 महीने वाली समय सीमा एक जरूरी एग्जाम पॉइंट है। जी, बहुत जरूरी। अगर दहेज का सामान 3 महीने में पत्नी को नहीं लौटाया जाता तो क्या ये एक अलग अपराध होगा? जी हाँ, ये सेक्शन 6 का उल्लंघन होगा और उसके लिए अलग से सजा है। अब आते हैं पेज नंबर 9 पर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला पेज लग रहा है। हाँ, IMP 7 ईयर रूल, 7 साल का नियम। ये बहुत गंभीर मामलों से जुड़ा है। क्या है ये नियम? नियम यह है कि अगर किसी महिला की शादी के 7 साल के अंदर अस्वाभाविक मृत्यु, अननेचुरल डेथ हो जाती है, जैसे जलने से या चोट लगने से, और ये साबित हो जाता है कि मृत्यु से ठीक पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। और ये IPC में भी है ना? जी, IPC की धारा 304B में और अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 में से कवर किया गया है। इस स्थिति में भी संपत्ति की हकदार कौन होगी? क्रम वही रहेगा जो हमने सेक्शन 6 में देखा था, पहले बच्चे और उनके न होने पर माता पिता। और ये 7 साल की समय सीमा तो एक क्लासिक सवाल है, जैसा कि UPSI 2011 में पूछा भी गया था। बिल्कुल। तो अगर किसी महिला की शादी के 5 साल बाद संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है तो कानून सबसे पहले किस एंगल से जांच करेगा? बिल्कुल, दहेज मृत्यु के एंगल से। चलिए अब समझते हैं कि यह अपराध कितना गंभीर है। पेज नंबर 10 पर। पेज 10, सेक्शन 7 और 8, अपराध की प्रकृति, नेचर ऑफ ऑफेंस। तो इस एक्ट के तहत अपराध की 3 प्रकृतियां हैं।
हाँ, और तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है संज्ञेय, कॉग्निजेबल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। दूसरा है गैर जमानती, यानी जमानत मिलना आरोपी का अधिकार नहीं है। ये मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर करता है। और तीसरा है अशमनीय। जी, इसका मतलब है कि दोनों पक्ष आपस में समझौता करके केस वापस नहीं ले सकते। एक बार केस हो गया तो हो गया। बिल्कुल। इस मामले का संज्ञान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट लेते हैं। एग्जाम के लिए ये तीनों शब्द संघीय, गैर जमानती, अशमनीय सीधे पूछे जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अशमनीय का क्या मतलब होता है, एक बार फिर से बताइए। इसका मतलब है कि केस में समझौता नहीं हो सकता। ठीक है, अब पेज नंबर 11 पर दो और महत्वपूर्ण सेक्शन देखते हैं। पेज 11, सेक्शन 8A और 8B, सबूत और अधिकारी। सेक्शन 8A में है सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ। ये क्या है? देखिए, सामान्य तौर पर जो केस करता है उसे साबित करना होता है कि सामने वाला दोषी है, लेकिन दहेज के मामलों में ये उल्टा है। उल्टा है मतलब यहाँ सबूत का भार आरोपी पर होता है, अक्यूज्ड पर। अक्यूज्ड को खुद को निर्दोष साबित करना होता है। अरे, ये तो बहुत बड़ा प्रावधान है। जी, ये इस कानून का सबसे सख्त प्रावधानों में से एक है। और सेक्शन 8B? ये दहेज प्रतिषेध अधिकारी के बारे में। हाँ, डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, DPO। इनकी नियुक्ति राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट करती है। और इनका काम क्या होता है? इनका काम है दहेज को रोकना, सबूत इकट्ठा करने में मदद करना और एक्ट को लागू करवाना। तो एग्जाम पॉइंट ये है कि DPO की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। जी, ये याद रखना है। तो दहेज के केस में किसे साबित करना होगा कि दहेज नहीं लिया गया, पुलिस को या आरोपी को? सही जवाब है आरोपी को। अब हम अंतिम सेक्शंस की ओर हैं, पेज नंबर 12 पर। पेज 12, सेक्शन 9 और 10। नियम कौन बनाएगा? रूल मेकिंग। ये तो काफी सीधा और सरल लग रहा है। हाँ, बहुत सरल है। सेक्शन 9 के तहत इस अधिनियम से जुड़े नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और इन नियमों को संसद में रखना जरूरी है। जी हाँ, संसद में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। और सेक्शन 10? सेक्शन 10 के तहत राज्यों के स्तर पर नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और उन्हें ये नियम विधानमंडल में प्रस्तुत करने होते हैं। तो एग्जाम के लिए बस इतना याद रखें, सेक्शन 9 केंद्र सरकार और सेक्शन 10 राज्य सरकार। बिल्कुल। एक सवाल है, अगर उत्तर प्रदेश सरकार को दहेज एक्ट में कोई नियम जोड़ना है तो वो किस धारा का प्रयोग करेगी? वो धारा 10 का प्रयोग करेगी। चलिए, अब फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं पेज नंबर 13 से। हाँ, एग्जाम रिवीजन ब्लास्ट, वन लाइनर्स। मैं बोलती हूँ, आप मन में दोहराइए। राष्ट्रपति की स्वीकृति 20 मई 1961। लागू होने की तिथि 1 जुलाई 1961। कुल धाराएं 10। पहला राज्य बिहार 1950। सजा लेने या देने पर सेक्शन 3 में न्यूनतम 5 वर्ष और 15,000 रुपए जुर्माना। और सिर्फ मांगने पर सेक्शन 4 में 6 महीने से 2 वर्ष और 10,000 रुपए जुर्माना। सबूत का भार किस पर है? आरोपी पर, सेक्शन 8A। और अपराध की प्रकृति? संज्ञेय, गैर जमानती और अशम्भनीय। अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी मिलेगा पूरा BNS सीरीज। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, तभी होगा सिलेक्शन। अगला वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ, तभी लेकर आऊंगा।